हाय विजयबाड़ी, मेरा नाम है शुभम पाठक। वेलकम टू द सीबीएसई क्लास 9 टॉपर चैनल, जहाँ पे हम सीबीएसई क्लास 9 को ही सिर्फ केटर करते हैं। दिस इज अ चैनल डेडिकेटेड फॉर यू गाइस। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, थोड़ी सी गलती कर रहे हो, प्लीज आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मेरे चैनल पे जो एसएसटी और बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोडेड हैं आपके लिए, वन शॉट लेक्चर्स, उससे अच्छे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। उससे फेमस लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे अच्छे, उससे क्वालिटी लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं हैंडमेड नोट्स बना के लाती हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करती हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल नया है, यहाँ पे कम बच्चे दिख रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे तभी बढ़ेंगे जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ये जो चैप्टर है हमारी क्लास 9 इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, एंड दिस चैप्टर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में हम देश की गरीबी के बारे में पढ़ते हैं बच्चा। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि गरीबी एक्चुअली होती क्या है, किस किस तरीके की गरीबी हमें देश में देखने को मिलती है। गरीबी सोशल साइंटिस्ट किस इंडिकेटर्स के थ्रू देखते हैं, हमारे देश में कौन लोग ज्यादा गरीब हैं, कौन लोग कम गरीब हैं, स्टेट्स के बीच में कौन सी स्टेट्स ज्यादा गरीब हैं, कौन सी स्टेट्स कम गरीब हैं, हमारी सरकार ने ओवर द डेकेड्स गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या किया है। सब कुछ गरीबी से रिलेटेड सारी बातें कंसाइज तरीके से इस चैप्टर में आपको मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन करने को बोलूंगी। आपको पता है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की गारंटी होती है, सबको वोटिंग का हक मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती। क्या ये बात आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही लगती है कि नहीं लगती है? क्या आप बाहर जाते हो तो चाहे कहीं घर बन रहा हो वहां पे या ढाबे पे या सिग्नल पे, आपको गरीब लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते? द आंसर टू दैट वुड बी एब्सोल्युटली यस। क्यों दिखते हैं हमें इतने सारे गरीब लोग इंडिया में बच्चा? क्योंकि एक्चुअली में इंडिया में अगर डेटा देखो तो हर पांचवा व्यक्ति गरीब है। एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा गरीब लोग एक देश में नहीं पाए जाते जितने हमारे देश में पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन है गरीब लोगों का पूरी दुनिया के अंदर। सो वी हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया थैंक्स टू आवर ओवर पॉपुलेशन, एंड वी हैव ऑल्सो अ लॉट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि हर पांचवा व्यक्ति हमारे में से क्या है? गरीब है। और ये गरीबी आपको हर सेक्शन में देखने को मिलती है। आपको शहरों में भी देखने को मिलती है, आपको गांव में भी देखने को मिलती है, आपको दलित सेक्शन में भी देखने को मिलती है, आपको विडोज में भी देखने को मिलती है। इट इज एवरीवेयर। जब गरीबी हर जगह होती है ना, तो उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट बच्चा। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब है समथिंग जो हर जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे गुड टीचर्स आर ओमनी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, सो ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, सो गरीबी हमारे देश में क्या है? ओमनी प्रेजेंट है। अब इस गरीबी को हम डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करेंगे? दो केस स्टडीज पढ़ेंगे बच्चा। ऐसे लोगों की केस स्टडीज जो एक्चुअली में है तो फिक्शन, कहानी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे सैकड़ों लोग हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। पहला केस हम पढ़ेंगे गांव के, सॉरी शहर के, अर्बन पुअर का, एक क्लासिक अर्बन पुअर, और फिर पढ़ेंगे गांव का। अच्छा, इससे पहले कि मैं कहानी स्टार्ट करूं, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा गरीबी अगर शहरों में देखी गई है तो वो देखी गई है कैजुअल लेबर्स के अंदर। कैजुअल लेबर्स कौन से होते हैं? जिनका कोई एक पर्टिकुलर स्किल नहीं होता है बच्चा। उनके पास इतनी गरीबी होती है और काम की इतनी कमी होती है कि उन्हें दिहाड़ी मजदूर बोला जाता है हिंदी में। वो कोई भी और जॉब ले लेते हैं। कहीं पे घर बन रहा है, वहां पे ईंटें उठा लेंगे, वहां पे सीमेंट मिक्सिंग कर लेंगे। कहीं पे कारपेंटर की कोई जरूरत है, कोई छोटी मोटी जरूरत है, वहां पे कोई जॉब कर लेंगे। तो ये छोटे मोटे काम उठा के, जो परमानेंट जॉब्स नहीं होती है, छोटे मोटे जॉब्स करने वाले जो लोग होते हैं शहरों में, उन्हें कैजुअल लेबर बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड गांव में सबसे ज्यादा गरीबी देखी जाती है लैंडलेस लेबर के पास। मतलब कि उस लेबर के पास जिसे खेती करना तो आता है, लेकिन उसके पास खुद का लैंड ही नहीं है, तो वो बाकी बड़े जमींदारों के यहाँ, बड़े लैंडलॉर्ड्स के यहाँ छोटी मोटी जॉब्स करता हुआ दिखता है। सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, और यही कैटेगरीज पे ये एनसीईआरटी की कहानियां बनी है। तो पहली कहानी है 33 साल के राम सरन की, जो एक डेली वेज लेबरर है, रांची नाम के झारखंड में काम करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, पहले रामचरण की ही कहानी है हमारे एनसीईआरटी में। आई वाज जस्ट गोइंग टू मेक श्योर कि मैं सही ऑर्डर में पढ़ा रही हूँ। तो इमेजिन करो एक 33 ओल्ड का आदमी जिसका नाम रामचरण है, जो रांची में रहता है, झारखंड में। अब रांची क्या है? अच्छा खासा शहर है, तो ऑब्वियसली महंगाई वहां पे होगी ही। ये कितने रुपए कमाते हैं? 1500 रुपए कमाते हैं जब इन्हें जॉब मिलती है। वैसे इन्हें रेगुलर जॉब नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो 1500 रुपए महीने के मिनिमम ऑन एन एवरेज ये लेके आते हैं। अब इनकी फैमिली में है 6 लोग बच्चा। 6 लोग कैसे हैं? ये खुद हैं,
इनके क्या है, एल्डरली पेरेंट्स हैं, एल्डरली पेरेंट्स घर में नहीं रहते, वो गांव में रहते हैं, लेकिन उन्हें ये थोड़ा सा पैसा भेजते हैं। अब घर की बात करें तो ये खुद हैं, ये इनकी वाइफ और इनके 4 बच्चे हैं, तो 6 लोगों में 1500 रुपए रखने हैं और थोड़े से अपने बूढ़े माँ बाप को गाँव में भी इसी में से पैसे भेजने हैं। ऑब्वियसली इतने पैसे में इनके चारों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा, मैम स्कूल तो सरकारी होते हैं, वहां पे थोड़ी फीस लगती है। बच्चा स्कूल आने जाने, टिफिन पैक करने, यूनिफॉर्म खरीदने, किताबें खरीदने, उसके तो पैसे लगते हैं। 1500 रुपए महीना कमाने वाला आदमी कहाँ से अपनी फैमिली के 4 बच्चों को स्कूल भेजेगा, राइट। इसके जो पापा हैं रामसरन के, वो एक लैंडलेस लेबरर थे। लैंडलेस लेबरर मतलब कि उनके पास खेत नहीं थे, लेकिन वो लेबर की तरह काम करते थे। इनका जो भाई है वो हजारीबाग में अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है। अगेन वो इतना पैसा नहीं कमाता है कि रामसरन या रामसरन के माँ बाप को सपोर्ट कर पाए। रामसरन एक घर के मकान में रहता है, जो कि कच्चा मकान है, झुग्गी झोपड़ी जैसा मकान है, जो कि शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे है, क्योंकि शहर में बहुत महंगा मिलता है, तो शहर के आउटस्कर्ट्स पे एक छोटी सी झुग्गी वाले 1 BHK में वो रहता है। 1 BHK भी नहीं, एक ही कमरे में रहता है। टेम्परेरी घर है, जो मिट्टी पत्थर से बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सीमेंट वगैरह से घर बना हुआ है। इनकी वाइफ की बात करें तो उनका नाम शांता देवी है। शांता देवी घर में जाके बर्तन मांजती हैं और ये 800 रुपए महीना कमा के लाती हैं। इतने पैसे में 1500 रुपए रामसरन ला रहे हैं, इनकी वाइफ 800 रुपए ला रही है, कुल मिला के 2300 रुपए हो रहे हैं। अब इस 2300 रुपए में इस 6 लोगों की फैमिली को दिन का 2 टाइम का सिर्फ दाल चावल वाला मील अवेलेबल हो पाता है। दूध बटर ये वो कुछ भी नहीं, सिर्फ दाल चावल ये 2 बार दिन में खा पाते हैं। इनका जो बड़ा बेटा है वो भी स्कूल नहीं जाता है, स्कूल तो कोई भी बच्चे नहीं जाते। इनका बड़ा बेटा बल्कि एक चाय की दुकान पे हेल्पर का काम करता है और 300 रुपए कमा के अपनी पेरेंट्स की इनकम में सप्लीमेंट की तरह काम करता है। साथ में इनकी 10 साल की लड़की है जो घर पे रहती है, बाकी छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। कोई बच्चा इनमें से स्कूल नहीं जाता है। इनके पास कपड़े भी बहुत कम है, 2 जोड़ी कपड़े हैं पर बच्चा, और वो कपड़े भी किसी ना किसी ने इन्हें दे दिए हैं दान में। और ये नए कपड़े तभी अरेंज करते हैं, पहली बात तो खरीद नहीं पाते, नए कपड़े तभी अरेंज करते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल अनवेयरेबल हो जाते हैं, यानी कि फटे पुराने हो जाते हैं। जूते वूते तो इनके लिए सोचना भी एक लग्जरी की बात है बच्चा। इनके पास हेल्थ केयर भी नहीं है, जब ये सिक हो जाते हैं तो इन्हें पता नहीं कि हॉस्पिटल का खर्चा भी ये कैसे निकालेंगे। अगेन यू माइट बी थिंकिंग देयर आर पब्लिक हॉस्पिटल, देयर आर सरकारी हॉस्पिटल, दैट इज ट्रू, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमारे देश में, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, लेकिन वहां तक जाने आने का खर्चा, दवाई का खर्चा और फिर अपने आप को न्यूट्रिशनल खाने का खर्चा, वो सारा खर्चा भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो ये तो हुई एक अर्बन कैजुअल लेबरर की कहानी। अब पढ़ते हैं गांव में रहने वाले एक टिपिकल गरीब इंसान की कहानी। लाखा सिंह नाम का एक आदमी है जो मेरठ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से में रहता है। ये ऑड जॉब्स करता है, इसे खेती करनी आती है लेकिन इसके पास लैंड नहीं है, तो ये बाकी लोगों के खेत में क्या करता है, ऑड जॉब्स करता है। इसका वर्क इराटिक है, कभी इसे काम मिलता है कभी इसे काम नहीं मिलता। इराटिक का मतलब कभी काम अवेलेबल है कभी काम अवेलेबल नहीं है। इसकी इनकम भी कभी थोड़ी सी ज्यादा आती है कभी थोड़ी सी कम आती है। ऑन एन एवरेज जैसे एक दिन का मेहनताना मिलता है 50 रुपए में, कभी कभी इसे पैसे भी नहीं मिलते, पूरा दिन काम करा के इसे थोड़ी सी सब्जियां या थोड़ा सा दाल चावल वगैरह दे दिया जाता है। फैमिली में इसके 8 लोग हैं बच्चा, और वो 8 लोग 2 मील 2 दिन मतलब दिन के 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लाखा जो है वो एक कच्ची हट में रहता है, अगेन गांव के आउटस्कर्ट्स में रहता है, क्योंकि इनसाइड द गांव में भी जितना अंदर जाते जाओगे ना वहां पक्के मकान दिखते हैं, साइड में आपको कच्चे मकान दिखते हैं। तो इनका कच्चा मकान है जो गांव की बाउंड्री पे है। इनके घर की जो औरतें हैं वो सारा दिन चारा काटने का काम करती हैं या फिर लकड़ियां बिन के लाती हैं जिससे खाना वाना बनता है। लाखा के पापा को टीबी था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, उन्हें अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं अवेलेबल हो पाई, और मरने से पहले वो टीबी उनकी मम्मी तक भी फैल गया था। तो इनकी मम्मी जो है अब सेम डिसीज से ग्रस्त हैं और वो सिर्फ और सिर्फ दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। गाँव में एक प्राइमरी स्कूल है लेकिन लाखा कभी प्राइमरी स्कूल जा नहीं पाया, ना अपने बच्चों को भेज पाया। क्यों? क्योंकि लाखा 10 साल का था जब से उसे कमाना पड़ गया। नए कपड़े इनके घर में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, बहुत मतलब कुछ सालों में नया कपड़ा कोई घर में आता है, वो भी एक मेंबर के लिए, और इनके लिए साबुन और तेल जैसी चीजें भी लग्जरी में काउंट होती हैं। सो इतनी गरीबी आप ये जो पढ़ रहे हो ये कोई कहीं सुनाई बातें नहीं है बच्चा, ये गरीबी हमारे देश के बहुत सारे लोगों की रियलिटी है। तो इन दोनों केसेस से हमें क्या समझ आया कि गरीबी और भुखमरी और स्टारवेशन और लैक ऑफ शेल्टर गो हैंड इन हैंड। जहां गरीबी होती है वहां आपको खाने की कमी दिखती है, यानी कि भूख दिखती है, वहां आपको पक्के मकान की कमी दिखती है। जहां गरीबी होती है वहां आपको एम्प्लॉयमेंट की कमी दिखती है। जहां गरीबी होती है सबसे बड़ी बात वहां पे एक बेचारगी दिखती है। आपने सुना होगा ये मिडिल क्लास लोग इंडिया में बहुत बोलते हैं कि गरीब लोग ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम की वजह से गरीब है, अगर वो चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन में होता है ना उसे पता होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो गरीब लोगों को पता है कि वो गरीबी में फंसे रहना चाहते हैं कि एक्चुअली में कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है अच्छा लाइफ में, तो बहुत बेचारगी सी महसूस होती है।
है, साफ पानी नहीं मिल पाता है, साफ सराउंडिंग नहीं मिल पाती है, बीमारियां होती हैं तो आप हेल्थ केयर नहीं अफोर्ड कर पाते हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको स्कूल नहीं भेज पाते हैं, ये सारे सारे साइंस और सिम्टम्स हमें वहां देखने को मिलेंगे जहां इंडिया में गरीबी होगी। और गरीबी हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है बच्चा आजादी के बाद से। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, सबने प्रयास किया है अपने अपने लेवल पे गरीबी को इंडिया से कम करने का, लेकिन गरीबी इंडिया छोड़ के जा ही नहीं रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन बहुत है। जब तक हम टारगेटेड लोगों की गरीबी कम करते हैं तब तक और लोग पैदा हो जाते हैं और लोग गरीबी में पहुंच जाते हैं। सो हम ट्राई कर रहे हैं, पर देखो कब ये सपना पूरा होता है। महात्मा गांधी का भी यही मानना था बच्चा कि जब तक इंडिया में से गरीबी और ह्यूमन सफरिंग नहीं जाएगी ना, जब तक हमारी ये प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी गरीबी से रिलेटेड, तब तक हमारा भारत जो है सही मायने में आजाद नहीं होगा। ठीक है, इसमें से बच्चा क्वेश्चन आ जाता है कि ये बात किसने बोली थी। सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, बट बाय द वे मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलो अब दूसरा टॉपिक है। अभी तो हमने गरीबी एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब देखते हैं कि सोशल साइंटिस्ट गरीबी को कैसे देखते हैं। ऑब्वियसली गरीबी कोई पेपर में पढ़ी जाने वाली सिर्फ बात तो है नहीं, गरीबी पे रिसर्च भी बहुत हुई है। सोशियोलॉजी एक सेगमेंट होता है सोशल साइंस का बच्चा, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी में मास्टर्स भी होती है, बैचलर्स भी होती है, पीएचडी भी होती है। ठीक है, तो सोशियोलॉजिस्ट उन सोशल साइंटिस्ट को जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं सोशियोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो देश के ही नहीं दुनिया के बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ने गरीबी पे बहुत सारा शोध किया है, रिसर्च किया है, और उन्होंने अलग अलग लेंस से गरीबी को देखा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट अच्छा है कि नहीं है, तो एक लेंस हो सकता है कि मार्क्स कितने ला रहा है, एक लेंस हो सकता है कि यार डिसिप्लिन कितना है, एक लेंस हो सकता है कि यार बच्चा बात कितनी मानता है, ओबीडियंट कितना है। तो एक बच्चे को भी अच्छा बोलने का बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। सिमिलरली पॉवर्टी को देखने के लिए भी अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली पैसा सबसे कॉमन इंडिकेटर होता है, लेकिन उसके अलावा, पैसे के अलावा, कंजम्पशन ऑफ फूड के अलावा, इन दो इंडिकेटर्स के अलावा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स सोशल साइंटिस्ट यूज करते हैं। जैसे कि कितना पढ़ा लिखा है एक इंसान, जैसे कि उसके पास अगर माल नरिशमेंट आ रही है घर में, अगर डाइटिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप खाना चाहते हो लेकिन आपको खाना नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपके पास कोई तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि नहीं, आपके पास हेल्थ केयर है अवेलेबल, या हेल्थ केयर का एक्सेस है कि नहीं, आपके पास आसपास जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं, आपके पास स्वच्छ पानी अवेलेबल है कि नहीं, सैनिटेशन मतलब कि स्वच्छता आसपास अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सारे कुछ डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम गरीबी को देखते हैं। लेकिन अब हम वो दो सोशल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जो दो सोशल इंडिकेटर्स सोशल साइंटिस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जहां ये दो इंडिकेटर देखे जाते हैं, इंडिकेटर का मतलब है जैसे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब या साहिबा आपसे पूछते हैं कि अच्छा बुखार आया था रात को, अच्छा भारी भारी लग रहा था क्या सर, और सिम्टम्स के बेसिस पे आपको डायग्नोसिस दे देते हैं कि हाँ भैया आपको ये वाली दिक्कत है। सिमिलरली सोशल साइंटिस्ट इन वाले इंडिकेटर्स को पता करते हैं, जहां पे उन्हें ये इंडिकेटर्स या ये सिम्टम्स दिखते हैं ना सोसाइटी में, उसका मतलब है कि गरीबी वहां पे पनप रही है, गरीबी वहां पे है। पहला इंडिकेटर है बच्चा सोशल एक्सक्लूजन। नाउ व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? सोशल से मतलब है सोसाइटी, एक्सक्लूजन का मतलब होता है बेदखल करके रखना सोसाइटी से। सो हमारे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन के तरीके चलते रहे हैं, चाहे जेंडर के नाम पे हो, चाहे कलर के नाम पे हो, चाहे कास्ट के नाम पे हो, चाहे रिलीजन के नाम पे हो। और हमेशा सोसाइटी में कुछ ऐसे हुड़दंगी लोग रहे हैं जो बाकी लोगों को सोसाइटी से अलग करके रखते हैं। तो वो क्या रखते हैं कि सोसाइटी के जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो कुआं है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो खेत है, चाहे वो खलियान है, बाग है, जो भी है, सोसाइटी के जो अपने थोड़े से रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज से अगर आपको अलग रखा जा रहा है तो मतलब कि आपको सोशली एक्सक्लूड करके रख रहा है। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, बहुत दो धारी तलवार है सोशल एक्सक्लूजन। दो धारी तलवार का मतलब दोनों साइड से धार है, यानी कि अगर आप गरीब हो तो आपको सोशली एक्सक्लूड करके रखा जाएगा, है ना। हम अपने घर की मेड्स वगैरह को घर के फेस्टिवल्स में इंक्लूड करते भी हैं, तो वो कितना अलग तरीके से करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्या मतलब का हम सोशली एक्सक्लूड करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमें लगता है कि वो हमें सर्व करते हैं, तो इन्हें क्या फैमिली में इंक्लूड करना। तो मतलब गरीब लोगों को वैसे ही सोसाइटी से एक्सक्लूड रखा जाता है, और जिन लोगों को सोसाइटी से एक्सक्लूड रखा जाता है वो अल्टीमेटली गरीब हो भी जाते हैं। तो ये दो धारी तलवार है, पूरा एक सर्कल चलता रहता है। और इसका सबसे बड़ा हमारे पास जो प्रूफ है इंडियन सोसाइटी में, वो है कास्ट।
अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का भेदभाव इंडिया में पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी बहुत कम होता है, लेकिन 0% नहीं होता है। अभी भी बहुत जगह अपर कास्ट लोगों के कुएं को छूने पे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ कास्ट ग्रुप जो है हमसे इतने नीचे हैं कि उन्हें हम अपनी सोसाइटी के बेसिक रिसोर्सेज विपदा के टाइम पे, डिजास्टर के टाइम पे भी यूज नहीं करने देते हैं। व्हाट इज दैट बच्चा? दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। तो सोशल एक्सक्लूजन का एक एग्जांपल क्या हो गया हमारे इंडिया में? कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। वैसे ही आपने अपार्थीड पढ़ा है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के अपार्थीड में कलर वाज अ क्राइटेरिया फॉर सोशल एक्सक्लूजन। कई जगह पे जेंडर होता है क्राइटेरिया एज अ सोशल एक्सक्लूजन। तो ये सारे सोशल एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया है। तो जहां पे आपको ये क्राइटेरिया दिखेंगे वहां पे आप मान के चलो कि गरीबी कहीं ना कहीं पनप रही होगी। अब दूसरा तरीका है जो सोशल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है, दैट इज योर वल्नरेबिलिटी। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी बच्चा? वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि आप कितने ज्यादा प्रोन हो गरीबी में जाने के लिए। गरीबी में कोई भी जा सकता है, बहुत से टाटास और बिरलास भी गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस जो हैं गरीब होने के वो बहुत कम है। तो वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स या वल्नरेबल कम्युनिटी हम उन लोगों को बोलते हैं जिन लोगों के गरीबी में जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं उनकी सिचुएशन की वजह से। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। एक, उन वल्नरेबल ग्रुप्स के पास रिसोर्सेज ही कम अवेलेबल होते हैं अगर उन पे गरीबी आ गई तो उस गरीबी को मिटाने के लिए। और दूसरा, उनके पास स्किल्स भी कम होती हैं जिससे वो गरीब ना बन पाए। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन बच्चा। ठीक है, तो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन होते हैं? जिनकी ज्यादा चांसेस होते हैं गरीबी में जाने के लिए। और जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा, चाहे सुनामी आई, अर्थक्वेक आएगा, तो इनके नेचुरल डिजास्टर से इफेक्ट होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। मैं ना अपने पापा के साथ गई थी गांव बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, आई थिंक 10-15 साल की थी जब मैं गई थी, लेकिन मेरा एसएसटी में हमेशा से दिल लगता था, दिमाग लगता था, तो मुझे चीजें समझ आती थी आसपास की। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा जो उनके गाँव में नदी बहती है ना, नदी के बिल्कुल जस्ट साइड में बहुत सारे घर बने हुए हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं। तो मैंने पापा से पूछा कि यहाँ पे कौन रहते हैं? तो पापा ने बोला यहाँ पे ना एससीज और एसटीज रहते हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब है, क्या यहाँ पे बाकी कैटेगरी के लोग नहीं रहते? तो उन्होंने बोला नहीं, हर गांव में ऐसा ही होता है कि जो नदी के आसपास वाले घर होते हैं ना वो लोअर कास्ट लोगों को दिए जाते हैं, और जैसे जैसे तुम सेंटर में जाते जाओगे गांव के, वैसे वैसे तुम्हें अपर कास्ट लोग दिखाई देने लगेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम मान के चल रहे हैं कि भैया जब कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा, उस नदी में बाढ़ आएगी, तो सबसे पहले इन्हीं लोगों की डेथ होगी और जो अपर कास्ट है वो बच जाएंगे। क्यों? There should be equality, right? Everybody should have an equal chance to save their life. But no, this is just a small example कि कास्ट कैसे रोल प्ले करती है, वल्नरेबिलिटी कैसे रोल प्ले करती है गरीबी में। So, उसी तरीके से कोई फिजिकली चैलेंज्ड है या कोई मेंटली चैलेंज्ड है और सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उनके खुद को बचा पाने के चांसेस जो है हमारे पास बहुत कम है। सिमिलरली अगर घर बार टूट गया है, कोई कास्ट ग्रुप है जिसके वैसे ही बहुत कच्चे मकान है, कोई डेली वेज लेबरर है, चाहे वो अपर कास्ट क्यों नहीं है, चाहे वो डेली वेज लेबरर है, उसका कच्चा मकान है, कच्चा मकान अर्थक्वेक आएगा सबसे पहले टूटेगा, तो उनकी फैमिली की डेथ और डैमेज के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो व्हाट आर दीस पीपल बच्चा? दीस पीपल आर वल्नरेबल ग्रुप्स। सिमिलरली विडोज है, हमारी इंडियन सोसाइटी में पेट्रियार्की चलती है कि घर के मर्द जो है बाहर जाके काम करेंगे और पैसे कमा के लाएंगे, घर की औरतें घर संभालेंगी, राइट? अब इसमें क्या होता है कि घर के मर्द जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उनके पास भी प्रेशर है, बाई चांस उनकी डेथ हो गई तो घर पे जो बच्चे छोड़ के गए हैं और जो विडो छोड़ के गए हैं वो गरीबी में चले जाएंगे। तो विडो सेक्शन हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, मेंटली चैलेंज्ड हो गया, सिक हो गया, कोई टर्मिनली इल बीमारी है, आपको बहुत ही बुरी बीमारी है, या फिर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो, या फिर आप अपनी सिचुएशन की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से आप जो हो ज्यादा चांसेस हैं आपके गरीबी में जाने के, तो उस इंडिकेटर को बोला जाता है वल्नरेबिलिटी। तो जिस भी सोशल ग्रुप में हमें वल्नरेबिलिटी दिखती है मतलब वहां पे गरीबी पनप सकती है, उसके पनपने के ज्यादा चांसेस हैं। तो दीज आर द ट्रू सोशल इंडिकेटर्स। बट आगे जाने से पहले मैं आपके होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। मैं हर क्लास में होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ बच्चा, जिससे सॉल्व करके आप कॉमेंट में आंसर देते हो, फिर मैं अगली क्लास में आपका नाम अनाउंस करती हूँ। तो इस क्लास के जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है। पहला होमवर्क क्वेश्चन ये है, मैं हट जाती हूँ स्क्रीन से। इफ यू वांट to answer it in the comments, please do. ओके, एक और क्वेश्चन है बच्चा, एक क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट डज पॉवर्टी लाइन सिग्निफाई? डन? ओके, नेक्स्ट, a person is
कंसिडर। अब इंडिया में पावर्टी को कैसे देखते हैं, तो देखो दुनिया में पावर्टी को देखने का जो सबसे कॉमन तरीका है वही इंडिया में भी चलता है। दुनिया क्या है कि लोगों को इनकम के बेसिस पे या उनके खाने के बेसिस पे, कंजम्पशन लेवल के बेसिस पे मिनिमम लेवल ऑफ पैसा उनके पास है कि नहीं, या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन वो कर रहे हैं कि नहीं, इसको जो है पावर्टी लाइन की तरह देखा जाता है। पावर्टी लाइन ऐसा नहीं बच्चा कि कहीं पे आपको कोई लाइन दिखेगी कि भैया इस पार तुम रहते हो तो गरीब हो और इस पार रहते हो तो गरीब नहीं हो, नहीं। इट इज बेसिकली एन इमेजिनरी स्केल। जैसे हम बोलते हैं कि 40 से नंबर नीचे आए तो तुम फेल, 40 से नंबर ऊपर आए तो तुम पास, तो वो क्या है, वो एक इमेजिनरी हमने स्केल बना दिया है। सिमिलरली पावर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी स्केल होता है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया के एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ सर्वाइवल की कॉस्ट, भैया इस शहर में इस जगह पे कितना पैसा लगता है सर्वाइव करने के लिए, रोटी कपड़े मकान में कितना पैसा लग रहा है, उस सर्वाइवल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम वहां की पावर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं। अगर आप वो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रहे हो तो आप गरीबी रेखा से नीचे हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर दे रहे हो तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हो, अमीर नहीं हो लेकिन गरीबी रेखा से ऊपर हो। अब ये जो है हर जगह पे डिफर करता है, कौन से जगह की बात की जा रही है, कौन से समय की बात की जा रही है, वहां पे पावर्टी लाइन डिफर कर जाती है। जैसे कि आप अमेरिका में देखोगे तो वहां पे गरीबी का मतलब है अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हो, इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आपके अमीरों में गिनती होती है। तो जैसे ही जगह चेंज हुई, जैसे ही डेवलपमेंट चेंज हुआ, इंडिया की डेवलपमेंट कम है, यूएसए की डेवलपमेंट ज्यादा है, वैसे ही हमारी पावर्टी लाइन की डेफिनेशन में कितना फर्क आ गया। तो पावर्टी लाइन की डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट होती है बच्चा, किसी भी कंट्री के अंदर मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उसमें कितना पैसा लगता है, उसके बेसिस पे पावर्टी लाइन डिसाइड होती है। चमका तुमको, चमका ना, चलो आगे चलते हैं। नाउ डिटरमाइनिंग पावर्टी लाइन इन इंडिया। तो इंडिया में जब हम पावर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं तो हम क्या क्या चीजें कंसिडरेशन में रखते हैं कि आपके पास खाना खरीद के खाने के पैसे हैं कि नहीं। अब खाने में हम ये नहीं बोल रहे कि आप चिकन मटन बटर पनीर ये सब खाओ, नॉर्मल खाना भी खाने के लिए चीनी, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, ये सब खाने के लिए आपके पास खाना पैसे हैं कि नहीं, आपके पास फ्यूल के लिए पैसे हैं कि नहीं। ये गाड़ी के फ्यूल की बात नहीं हो रही है, ये खाना बनाने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, केरोसिन ऑयल चाहिए होता है या एलपीजी गैस चाहिए होती है, उसकी बात हो रही है। आपके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे हैं कि नहीं, आपके पास बेसिक एजुकेशन, सरकारी स्कूल में भी बच्चे भेजने के लिए पैसे हैं कि नहीं, आपके पास हेल्थ केयर, सरकार अगर हेल्थ केयर दे रही है तो उसे एक्सेस करने के लिए भी पैसे हैं कि नहीं। तो इन सारे पैरामीटर्स पे, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब इन सबको खरीदने में पैसा लगता है, स्कूल की फीस देने में पैसा लगता है, खाना खरीदने में पैसा लगता है। तो इन सारी चीजों के जितना पैसा बनता है उसके आधार पे हम जो है पावर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये भी ना बार बार रिवाइज होती रहती है, हर 5 साल में पावर्टी लाइन रिवाइज होती रहती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में चीजों के सामान के दाम बढ़ते रहते हैं। वही मैगी जो 2 रुपए की 5 रुपए की आती थी आज 12 रुपए की मिल रही है, तो ऑब्वियसली चीजों के दाम महंगे होते हैं, तो पावर्टी लाइन भी धीरे धीरे रिवाइज होती है। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, ये तो हो गया चलो पैसे की बात। दूसरा तरीका होता है पावर्टी लाइन को डिफाइन करने का, वो होता है कैलोरी रिक्वायरमेंट, कि भैया एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लिए, एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए इस पर्टिकुलर देश की सिचुएशन के हिसाब से, पर्टिकुलर देश की सिचुएशन के हिसाब से, पर्टिकुलर देश की ह्यूमन एक्टिविटी के हिसाब से इतनी पर्टिकुलर कैलोरीज एक दिन में होनी चाहिए एक इंसान के खाने में। अगर उतनी कैलोरीज नहीं हो पा रही हैं तो 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो इंसान डाइटिंग कर रहा है या तो वो इंसान गरीबी रेखा से नीचे है। तो डाइटिंग वाले लोगों को भी साइड करो, लेकिन कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इंडिया के गांव में आप रहते हो और आप एक अडल्ट हो, 18 साल से ऊपर हो, आप अगर दिन में 2400 कैलोरीज नहीं कंज्यूम कर रहे हो पर पर्सन पर डे, तो आप पावर्टी लाइन से नीचे हो। सिमिलरली अर्बन एरिया में अगर आप 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे से एज एन अडल्ट कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप पावर्टी लाइन से नीचे हो। अब अर्बन एरिया में कम कैलोरीज क्यों है, रूरल एरियाज में ज्यादा क्यों है बच्चा? क्योंकि अगेन रूरल एरिया का जो लाइफस्टाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, अर्बन एरिया में फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। रूरल एरिया में छोटी छोटी लकड़ियां काट के लाने से लेकर खेत में बीज बोने तक फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास ज्यादा होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। कुछ बच्चे पीडीएफ से नहीं पढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ते हैं, तो लेना है तो ले लो भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया कैलोरी रिक्वायरमेंट्स। तो हमारी पावर्टी लाइन जब भी तुमसे पेपर में पूछा जाएगा तो वो मेंशन करेंगे कि पावर्टी लाइन आपको इन टर्म्स ऑफ कैलोरी बतानी है कि पावर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ आपको इनकम बतानी है। तो कैलोरी का तो ये हो गया। अब इतनी कैलोरीज को खाने के लिए, इतनी कैलोरीज अपने खाने में लाने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हमने इनकम के बेसिस पे बना दी है
पावर्टी लाइन। सो 2011-12 में जब लास्ट हमारा सेंसस हुआ था तो पावर्टी लाइन ये आई थी कि अगर आप 816 रुपीज 816 रुपए से पर पर्सन पर मंथ कम पैसे कमाते हो और गांव में रहते हो इंडिया के, तो आप गरीबी रेखा से नीचे हो। सिमिलरली 1000 रुपए से पर पर्सन पर मंथ अगर आप कम पैसे कमाते हो और शहर में रहते हो तो आप गरीबी रेखा से नीचे हो। अब वहां पे कैलोरीज जो है शहर के लिए कम थी, लेकिन यहाँ पे पैसा जो है शहर के लिए ज्यादा क्यों है गांव से? क्योंकि बच्चा गांव में सामान जो है महंगा आता है, कॉमन सेंस की बात है, वहां पे महंगा आता है। तो वहां पे जो हमने एस्टिमेट लगाया है 2100 कैलोरीज का, वो 1000 रुपए पड़ा है पर पर्सन पर मंथ, और यहाँ पे हमने जो 2400 कैलोरीज का एस्टिमेट लगाया है पर पर्सन पर मंथ, वो 816 में काम चल गया, क्योंकि गांव में थोड़ा सस्ता आता है। सिमिलरली अगर एक फैमिली की बात करें तो ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में मोस्टली जो फैमिलीज होती है उसमें 5 लोग होते ही होते हैं, ठीक है। तो 5 लोगों के परिवार में अगर आप 4080 रुपए 4080 रुपीज पर मंथ पर फैमिली से कम कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन से नीचे हो इन रूरल इंडिया। शहर में वही पैसा जो है 5000 पर पर्सन हो जाता है। और ये प्राइसेस हम हर 5 साल पे रिवाइज करते रहते हैं। क्यों रिवाइज करते रहते हैं? क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है। और ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करता है? वही ऑर्गेनाइजेशन करती है जो हमारे देश में पॉपुलेशन की जनगणना करती है, सेंसस करती है, जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। करंट गवर्नमेंट जो चल रही है उन्होंने इतने सालों से करवाया ही नहीं है सेंसस, तो हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है। आपके एनसीईआरटी में जो है 2011 का ही डेटा दिया हुआ है। नाउ लेट्स गो अहेड। अब ये जो डेफिनेशन है ये तो हमारी कंट्री की हुई। अगर ग्लोबल डेफिनेशन की बात करें तो ग्लोबल डेफिनेशन कौन देगा? यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन का भी जो पैसे से रिलेटेड सेगमेंट है, यूनाइटेड नेशन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो वर्ल्ड बैंक भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है बच्चा। उसकी डेफिनेशन की माने तो वो डॉलर में डेफिनेशन देता है, क्योंकि पूरे दुनिया की जब हम बात करते हैं तो डॉलर ज्यादा चलता है। दुनिया में डॉलर जो है सबसे स्टेबल करेंसी रहा है, ना रुपया रहा है, ना यूरो रहा है, ना पाउंड रहा है। तो डॉलर में सारी कैलकुलेशन होती है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। बट एनीवे वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर आप पर पर्सन पर डे 1.9 डॉलर से कम कमा रहे हो तो आप जो है गरीबी रेखा से नीचे हो। अब 1.9 डॉलर का मतलब हो गया $2 मान लो। $2 का मतलब हो गया महीने में आपने कितने लगाए? $60। $60 का मतलब होता है $1 में 80 रुपए होते हैं। तो अगर उस डेफिनेशन से देखोगे, वो भी 80 भी बढ़ता घटता रहता है, रुपी स्टर्लिंग रेशियो बोलते हैं इसे। किसी भी करेंसी का प्राइस डॉलर के अगेंस्ट बढ़ता घटता रहता है, राइट। तो उस डेफिनेशन से देखोगे तो इंडिया में और ज्यादा गरीब लोग हैं। हमारी डेफिनेशन से देखोगे तो कम है, ग्लोबल डेफिनेशन से देखोगे तो हमारे देश में गरीबी और ज्यादा है, राइट। सो दिस वाज व्हाट इट मींस पावर्टी लाइन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि पावर्टी किस किस तरीके की होती है। हमने देखा कि सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को कैसे देखते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, वल्नरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन। देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट कि पावर्टी लाइन क्या होती है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पे हम पढ़ेंगे कि पावर्टी के क्या एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। पावर्टी के क्या एस्टिमेट्स हैं। कोई एक सेकेंड देख लू, यही है ना नेक्स्ट टॉपिक? हाँ जी। तो ये टेबल देखते हैं पहले। इस टेबल में देखोगे तो 1993 से 1994, फिर 2004 से 2005, 2009 से 2010 और 2011 से 2012, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना ही नहीं हुई है, वहां तक का डेटा दिया हुआ है। तो अगर रूरल इंडिया का देखोगे तो रूरल इंडिया में पावर्टी क्या कम हुई है या ज्यादा हुई है? ऑब्वियसली पावर्टी जो है कम हुई है। यहाँ पे रेशियो दिया है बच्चा, तो रेशियो हमेशा 1000 में से निकाला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले 1000 में से हर 507 लोग इंडिया के ऑन एन एवरेज गांव में क्या होते थे? गरीब होते थे। और ये गिर के कहां तक आ गया है? 26 पे आ गया है। तो गरीबी जो है रूरल इंडिया में काफी हद तक हमने कम कर दी है, राइट। परसेंटेज जो है कम हो गया है। व्हाट इज दिस? 507 कहां से आया? आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो 100 में से होगा या तो 1000 में से होगा। अब ये 1000 में से, ये बाकी 100 में से, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। बट एनीवे अर्बन इंडिया में पहले जो है 32% लोग गरीब माने जाते थे, अब जो है 14% आए हैं, तो काफी कम आ गए हैं हम। टोटल अगर ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का देखोगे तो पहले 45% इंडियंस गरीब हुआ करते थे, अब जो है 22% आए हैं। लेकिन ये डेटा अगेन 2011 से 12 का है। कोविड-19 का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोविड-19 की वजह से देश में बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ी है, तो हमारे पास जब लेटेस्ट डेटा आएगा वी विल टॉक देन। बट अगर नंबर्स में देखें तो पहले जो है 329 मिलियन लोग जो है इंडिया में गांव में गरीब थे, अब जो है 217 है। और पहले 75 मिलियन का समझ लो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 75 मिलियन का मतलब है 750 मिलियन पीपल, 750 लाख पीपल वर पुअर। अब जो है 53 मिलियन हो गए हैं। कंबाइंड देखोगे तो पहले 404 मिलियन लोग इंडिया में गरीब थे, अब जो अभी भी जो है 270 लोग इंडिया में गरीब है। और ये डेफिनेटली नंबर ऊपर जाएगा, क्योंकि कोविड-19 ने गरीबी बहुत
बढ़ाई है। तो वैसे डेटा देखोगे तो सब्सटैंशियल डिक्लाइन आया है इंडिया में। 45% गरीबी से हम जो हैं सीधे 22% तक पहुंचे हैं 2011 से 12 में अगर देखोगे। लेकिन ये जो परसेंटेज आया है लोगों का गरीबी में नीचे रहने वालों का, वो डिक्लाइन क्या सही है? क्या इस डिक्लाइन पे हमें रुक जाना चाहिए? इज दिस डिक्लाइन ओके फॉर आवर नेशन? द आंसर टू दैट इज no, definitely not okay. We should not stop here. We should continue decreasing it as much as पॉसिबल। तो एवरेज एनुअल डिक्लाइन 2.2% का हम चल रहा है। हर साल हम 2.2% गरीबी काटते हैं अपने देश में, लेकिन ये 10% से ऊपर होना चाहिए, तब जाके इंडिया की गरीबी जो है 2030-2040 तक अच्छे से कम हो पाएगी। सो ये हो गया बच्चा ग्लोबल एस्टिमेट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप मतलब हमने अपनी इंडिया के एस्टिमेट्स देखे कि रूरल इंडिया में कितने लोग गरीब हैं, शहरों में कितने लोग गरीब हैं। अब उसमें से भी ज्यादा गरीबी हमें वल्नरेबल ग्रुप्स में दिखती है, क्योंकि वो एक सोशल इंडिकेटर है। तो इंडिया में गरीब लोगों का, एक सेकेंड रुको, इसमें ना तुम्हें थोड़ी सी स्क्रीन दिख नहीं रही है तो मैं साइड कर दूं थोड़ा। हाँ अब दिख रही है। इंडिया में द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम। सारे सोशल ग्रुप में, सारे इकोनॉमिक कैटेगरीज में तुम्हें गरीबी सेम लेवल की नहीं दिखती। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो देश की पिछड़ी कास्ट ग्रुप्स हैं, वहां पे तुम्हें गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी कह रही है, ये डेटा कह रहा है। लाइकवाइज अगर तुम शहरों में देखोगे तो कैजुअल लेबर्स में गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है, और गाँव में लैंडलेस लेबरर के पास गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। तो वल्नरेबिलिटी ग्रुप में हमारे पास 3 मेन ग्रुप कौन से आए बच्चा? SC ST, 4 हो गए, SCs, STs, लैंडलेस रूरल लेबरर एंड अर्बन कैजुअल वर्कर। इन चारों में हमें ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। अगर पॉवर्टी के एस्टिमेट देखें इंडिया में तो, अच्छा ये तो पुराना वाला ही है, हाँ, पॉवर्टी के एस्टिमेट देखें इंडिया में तो शेड्यूल ट्राइब्स में, अब ये देखो, देश का अगर टोटल देखोगे, देश का एवरेज देखोगे टोटल इंडिया का, तो 22% गरीबी है हमारे पास। लेकिन जब शेड्यूल ट्राइब्स में देखोगे, टोटल शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसमें से 43% लोग अभी भी गरीब है। शेड्यूल कास्ट में 29% लोग अभी भी गरीब है। कैजुअल फार्म लेबरर में 34% लोग गरीब है गाँव में, और नॉन फार्म अर्बन कैजुअल लेबर में 34%। मतलब कि इन सारे सोशल ग्रुप्स में इतनी वल्नरेबिलिटी है कि एवरेज इंडियन गरीबी, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा गरीबी इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में देखने को मिलती है। मतलब कि हर 100 में से ऑन एन एवरेज इंडिया में 22 लोग गरीब है। लेकिन अगर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का डेटा निकालोगे तो हर 100 शेड्यूल ट्राइब में से 43 लोग एटलीस्ट गरीब हैं। दैट इज अ मेजर डिफरेंस, राइट? सो ये हमें क्या दिखाता है कि गरीबी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स में हमें ज्यादा देखने को मिलती है। सिर्फ डेटा ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट में हमने इंडिया में डिक्लाइन देखा है गरीबी के अंदर, लेकिन शेड्यूल ट्राइब में, अर्बन कैजुअल लेबरर में और रूरल कैजुअल लेबरर में अभी तक हमने गरीबी का अच्छा ट्रेंड डिक्लाइन का नहीं देखा है। हाँ, अब एक और चीज बड़ी अच्छी सी हमारे यहाँ देश में देखने को मिलती है कि हमारे देश में एक फैमिली के अंदर, एक फैमिली पूरी गरीब है, लेकिन उस फैमिली के भी अंदर कुछ लोगों में गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है, कुछ लोगों में ज्यादा कम देखने को मिलती है। एक गरीब फैमिली में भी जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज होते हैं ना, आटा, दाल, चावल, थोड़ा सा 1 लीटर दूध दिन का, ये भी जो छोटे मोटे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो भी देखा गया है कि घर के मर्दों को या घर के लड़कों को, मेल सपूतों को, मेल बच्चों को ज्यादा दिए जाते हैं। घर में भी, एक गरीब घर के अंदर भी सबसे ज्यादा चांसेस गरीब होने के 3 लोगों के होते हैं। या तो घर के वृद्ध लोगों के होते हैं, एल्डरली लोगों के होते हैं जिन्हें लोग नेग्लेक्ट करके रखते हैं, या तो घर की औरतों के होते हैं जो हाउसवाइफ्स होती हैं, मोस्टली वो अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं, फैमिली भी उन्हें नेग्लेक्ट करती है, उन्हें रूखा सूखा खाना पड़ता है, या घर की फीमेल बच्चियों के होते हैं, क्योंकि घर में अगर एक मेल बच्चा और फीमेल बच्ची है तो गरीब घर में अच्छा खाना मेल बच्चे को दिया जाता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी खाने की कम है। तो आप सोचते हो कि यार एक ही बच्चे को दे पाएंगे, तो लड़के को देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़कों को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो एक फैमिली के अंदर भी पॉवर्टी की इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्टोरी ऑफ शिवारामन। शिवारामन की कहानी बताती हूं मैं। एक साउथ इंडियन आदमी है, 65 साल का, रुको मैं कहानी निकाल लूं एनसीईआरटी से जरा। हाँ, शिवारामन एक छोटे से गांव में रहता है भाई, तमिलनाडु के पास करूर नाम का गांव है। उसके गांव में हैंडलूम का काम होता है, मतलब धागे से कपड़ा बनता है, पावरलूम फैब्रिक बनता है। पावरलूम मतलब आपकी मशीन से चलने वाली
बिजली से चलने वाली मशीनें हैं जैसे कपड़ा बनता है, उसके गांव में कुछ 100 फैमिलीज है। शिवारमन जो है कॉबलर कास्ट को बिलोंग करता है, लेकिन अभी वो कॉबलिंग का काम नहीं कर रहा है, कॉबलर का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है। जब भी वो एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करने जाता है तो उसे 160 रुपए 160 रुपीज मिलते हैं पूरे दिन के, और वो सिर्फ साल में से 5 से 6 महीने ही काम मिलता है, क्योंकि गांव में बच्चा जब बीज बोने होते हैं ना तब लेबर की जरूरत होती है, या फसल की कटाई करनी होती है तब लेबर की जरूरत होती है, जब फसल उग रही होती है तब कोई लेबर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फसल तो खुद ही उग जाएगी, राइट। तो तब इसे काम नहीं मिलता है। बाकी टाइम जो है ये शहर में जाके, आसपास के शहरों में जाके ऑड जॉब्स ढूंढता है। ऑड जॉब्स का मतलब जो जॉब मिल जाए, ठीक है। इसकी जो वाइफ है उसका नाम शशिकला है, वो उसके साथ ही काम करती है, उसे भी कभी काम नहीं मिलता, लेकिन उसे काम मिलता है। तो सेम काम जो वो शिवरमन करता है उसी काम का इसकी वाइफ को 100 रुपए प्रतिदिन मिलता है। तो वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी भी है कि आदमी काम कर रहा है तो 160 रुपए मिल रहा है, औरत काम कर रही है तो 100 ही रुपए मिल रहा है, राइट। देयर आर 8 मेंबर्स। इसकी फैमिली में कितने हैं? 8 लोग हैं। 65 साल की एक विधवा माँ है जो हमेशा बीमार रहती है और घर के थोड़े बहुत काम में वो हेल्प करती है, और घर के थोड़े बहुत काम जो वो करती है अपने लिए भी, उसमें भी उसे मदद चाहिए होती है, वो इतनी बीमार रहती है। घर में 25 साल की अनब्याही नहीं होता, बिन ब्याही बहन पड़ी है, और इनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो 1 साल से लेके 16 साल की उम्र तक के हैं। इनमें से 3 जो है वो लड़कियां हैं और जो सबसे छोटा वाला है वो लड़का है। कोई भी लड़की, कोई भी बच्चा इनका स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि किताब खरीदने के और स्कूल जाने के बाकी खर्चों के इनके कोई पैसे नहीं है इनके पास। ही हैज टू गेट मैरिड एट सम पॉइंट। शिवारमन को लगता है कि इन बेटियों की शादी भी करनी है, तो वो वैसे ही इनके पढ़ने लिखने पे पैसा नहीं खर्च करता है, क्योंकि उसे लगता है इनकी शादी में ऑलरेडी पैसा लगेगा। इसकी जो मम्मी है शिवारमन की, जो बहुत बीमार रहती है, उनका अब जीने में कोई इच्छा ही नहीं रही है, वो बस खाट पे सारा दिन पड़े पड़े बस अपनी मौत का इंतजार करती रहती हैं। बहन और घर की बड़ी बेटी पूरे घर को संभालते हैं, और शिवारमन का प्लान है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा। देखो इनइक्वालिटी दिखी ना आपको, घर की बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, घर के बेटे के बड़े होने का इंतजार किया जा रहा है कि पैसे बचा के इसे स्कूल भेजेंगे, राइट। और जो इसकी अनमैरिड बहन है और जो शिवारमन की वाइफ है, वो दोनों की आपस में पटती भी नहीं है, और वो बार बार अपने भाई को बोलती रहती है, मतलब बार बार शिवारमन को बोलती रहती है कि अपनी बहन की शादी करा दो। लेकिन फैमिली जो है बहुत ही डिफिकल्टी के साथ दिन के 2 खाने की थाली अरेंज कर पाती है, मतलब अपने लिए खाना अरेंज कर पाती है। और शिवारमन बहुत मेहनत से थोड़ा सा दूध खरीद के ला पाता है घर में, जो वो अपने किसको देता है? बेटे को देता है। बेटियों को नहीं देता, अपने बेटे को देता है। वाइफ को नहीं देता, मदर को नहीं देता, बेटे को देता है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि इनइक्वालिटी इज देयर इवन इन द फैमिलीज। नाउ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज की बात करते हैं। क्या हमारे इंडिया में स्टेट्स में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं? द आंसर टू दैट इज यस। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सारी स्टेट्स बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत गरीब हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो इतनी ज्यादा गरीब नहीं है, राइट। तो गरीब लोगों की संख्या भी हमारे इंडिया में ऑल अक्रॉस इक्वल नहीं पड़ती है हर स्टेट में। इनफैक्ट अगर गरीबी में थोड़ा बहुत कमी आ रही है ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट की वजह से, तो वो भी उसका जो रेट है वो भी हर स्टेट में इक्वल नहीं है। कई स्टेट्स हैं जो गरीबी अच्छे से निपटा पाई हैं, कई स्टेट्स हैं जो अभी भी गरीबी से बहुत ज्यादा जूझ रही हैं। अगर 2 सबसे ज्यादा बीमार स्टेट्स, सबसे ज्यादा गरीब स्टेट्स की बात की जाए तो वो है आपकी बिहार और उड़ीसा। और इंडिया का ऑलमोस्ट 22% गरीबी आपको बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो ये सबसे पिछड़ी 5 सबसे पिछड़ी स्टेट्स में आती हैं ये स्टेट्स। तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैं हमारी। बाकी यहाँ पे पूरा डेटा दिया हुआ है। बिहार में 33.7% लोग गरीब हैं, उड़ीसा में 32.6% लोग गरीब हैं, आसाम में 31.9 है, मध्य प्रदेश में 31.7 है, उत्तर प्रदेश में 29.4 है। अब इसमें से बिहार और उत्तर प्रदेश का समझ में आता है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे गरीबी भी ज्यादा है, लेकिन बाकी स्टेट्स में तो पॉपुलेशन भी कम है। तो मतलब कि इन 5 स्टेट में डेवलपमेंट में थोड़ा झोल तो हो ही रहा है, तभी गरीबी नहीं हट रही। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे केरला देखो, हिमाचल प्रदेश देखोगे, पंजाब देखोगे, आंध्र प्रदेश देखोगे, तो यहाँ पे गरीबी बहुत हद तक कंट्रोल कर गई है। ऑब्वियसली कंट्रोल करने के रीजंस अलग रहे हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, फर्टाइल है, तो उन्होंने खेती वेती करके अच्छे से हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट दिखा के गरीबी अपने स्टेट की हटाई है। केरला ने क्या किया? ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे काम किया है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है, तो वहां पे गरीबी हटी है। वेस्ट बंगाल ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म दिया है। जिन लैंडलेस लेबरर्स के पास लैंड नहीं होता था उन्हें सरकार ने लैंड प्रोवाइड कर पाया है, तो उससे वहां पे गरीबी हटी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारे देश में गरीब लोगों को बहुत सस्ते दाम पे आटा, दाल, चावल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बाकी स्टेट्स में जो है करप्शन के नाम पे गरीब लोगों तक सामान पहुंचता ही नहीं है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने अपना जो ये सिस्टम है बहुत अच्छा कर रखा है। तो गरीबी का मतलब क्या है? भुखमरी। तो भुखमरी पे तो वो लोग काम कर ही रहे हैं, तो गरीबी भी धीरे धीरे वहां पे
हट रही है। तो इन स्टेट्स ने अच्छा किया है, बाकी स्टेट्स को इनसे कुछ सीखना चाहिए और डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक इज, एक सेकेंड, इज दिस नॉट इन योर सिलेबस? ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, इट इज इन योर सिलेबस। वो स्लाइड मैंने बनाई थी, वो लग रहा है मुझे कट गई। चलो एक सेकेंड, मैं आपको लिख के पढ़ा देती हूँ वो। वाइट स्लाइड आ जाती है, चलो कोई नहीं, वाइट पे पढ़ लो यार, थोड़ा सा वाइट पे पढ़ लो। हाँ, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियोस। तो क्या पूरी दुनिया में पॉवर्टी कम हुई है? द आंसर टू दैट इज डेफिनेटली यस। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2.15 डॉलर पर डे के हिसाब से हम उसे पॉवर्टी लाइन मानते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले दुनिया में जो है 16.27% लोग गरीब हुआ करते थे, और अब जो है 9.05% हो गए हैं। और इतना आया कहां से है? 2010 से 2019 के बीच में। ओके सो बच्चा, इस वाले टॉपिक में हमें ना बहुत सारे अजीब गरीब नंबर दे रखे हैं, 2.6%, 2.9%। वो सारे नंबर अपने को याद नहीं करने हैं, पर हाँ जो वो बात बोलना चाह रहे हैं टॉपिक में वो जरूर याद करना है। वो नंबर मेरे को भी याद नहीं हो सकते, किसी टीचर को मुंह जबानी रट्टा नहीं हो सकते, स्लाइड पे रखे हैं तो वो पढ़ के बोल देंगे, लेकिन किसी को इतने नंबर याद नहीं हो सकते क्योंकि वो नंबर याद ही नहीं रखने। हमें समझना है कि क्या ट्रेंड आ रहा है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो मतलब कि कहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है और कहाँ पॉवर्टी नहीं बढ़ रही है। तो अगर दुनिया की माने तो वर्ल्ड बैंक की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2010 में 16.2% लोग जो है पूरी दुनिया में गरीब होते थे, लेकिन 2019 तक आते आते वो नंबर जो है 9.05% पे आ गया है। तो गरीबी घटी तो है, लेकिन डेफिनेटली कई जगह पे अच्छे से घटी है, कई जगह पे नहीं घटी। फॉर एग्जांपल अगर साउथ एशियन नेशंस की बात करें, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, सिंगापुर हो गया, मालदीव्स हो गया, मलेशिया हो गया, इन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे गरीबी अच्छे से डिक्लाइन हुई है, क्योंकि इन लोगों ने अपने यहाँ की पॉपुलेशन पे, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है। हाँ 100% नहीं गई है गरीबी, लेकिन गरीबी बहुत तेजी से नीचे गई ही है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करें या करेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज की बात करें तो वहां पे गरीबी थोड़ी सी ही सही, 0.2% ही सही, लेकिन बल्कि बढ़ गई है। तो वहां पे गरीबी बल्कि बढ़ गई है। अगर हम रशिया की बात करें जो पहले सोशलिस्ट स्टेट हुआ करते थे, वहां पे भी गरीबी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब जो है 3% टाइप की गरीबी वहां पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गरीबी थी नहीं, अब धीरे धीरे गरीबी आ रही है, राइट। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे भी गरीबी काफी मात्रा में गिरी है। चाइना को आपको पता ही है, चाइना ने अपनी लेबर फोर्स पे इतना बढ़िया काम किया है कि चाइना में भी गरीबी बहुत तेजी से घटी है। इनफैक्ट पता है जब इंडिया आजाद हुआ था और जब चाइना, उस जमाने की बात करें जब इंडिया आजाद हुआ था, तब चाइना इंडिया से बहुत पीछे था। अभी देखो चाइना एक तरीके की सुपर पावर बनता जा रहा है। क्यों? चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज पे, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे बहुत काम किया। और ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम उनके पास नहीं थी, उनके पास भी थी, बल्कि चाइना यूज्ड टू बी द मोस्ट पॉपुलेटेड। अभी इंडिया ने चाइना को पार किया है, लेकिन चाइना ने अच्छे से डेवलपमेंट वगैरह करके अपने आगे गरीबी कम कर ली। तो ग्लोबल ट्रेंड्स ये कहते हैं कि कहीं पे गरीबी थी नहीं और आ गई, कहीं पे गरीबी बढ़ गई और बाकी जगहों पे गरीबी जो है कम हुई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो बहुत सारे कॉजेज है भैया हमारे देश में गरीबी के।
पहला कारण तो ये है कि जो हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने हमारे देश में रेलवे बनाने के अलावा काम कोई नहीं किया। रेलवे भी क्यों बनाई? क्योंकि इन्हें लकड़ियां चाहिए होती थी अपने देश में भेजने के लिए, जहां पे रेलवे पहले लकड़ी की बनी हुई होती थी। तो ये हमारे जंगल जंगल काटते थे, पहाड़ों पहाड़ों पे जंगल काटते थे। उसके अलावा इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। आप खुद देखो ना, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, अभी 2024 चल रहा है, 2024 में हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। अंग्रेजों ने हम पे 200 साल राज किया, 200 साल में हमने क्या दुनिया की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई डेवलपमेंट की? उस जमाने की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कोई डेवलपमेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें डेवलपमेंट करने ही नहीं दी। दूसरा पॉइंट, हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती थी, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, हाथ से काम करने वाला कोई भी काम है, उनसे इन्होंने बंद करा दिया। अपनी मशीनें हम पे थोप दी, लेकिन वो मशीनों से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या हमारे देश में पैसा लाने का कोई स्कीम नहीं बनाई। तो हमारे यहाँ का तो आप एक तरीके का बिजनेस अपॉर्चुनिटी सारी खा गए, और अपने देश से जो लाना चाहिए था वो भी आपने लाके दिया नहीं। तो जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए तो हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम थी बच्चा। लोग हमारे पास बहुत थे, पॉपुलेशन इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, और दूसरा प्रॉब्लम था कि हमारे पास जॉब्स नहीं थी। तो किसी भी देश की तरह हमारे देश ने आजादी के बाद दिमाग लगाया कि कम से कम देश को खाने के लिए हाथ ना फैलाने पड़े, किसी और देश से खाना मांग के ना खाना पड़े। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तब हमारे देश ने देखे दो रेवोल्यूशन, एक था ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरा था व्हाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, व्हाइट रेवोल्यूशन था दूध से रिलेटेड, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसका प्रोडक्ट है अमूल। अमूल की आइसक्रीम खाई होगी ना आपने, ये व्हाइट रेवोल्यूशन का ही प्रोडक्ट है। एनीवे, तो ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन 1950s और 60s में जोर शोर से हुए। पर प्रॉब्लम क्या आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इफेक्ट्स थे वो कई जगह पे दिखे, कई जगह पे नहीं दिखे। जहां पे फार्मर्स के पास थोड़ा बहुत पैसा था कि भैया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स खरीद सकते थे, हाई क्वालिटी के बीज, हाई क्वालिटी का फर्टिलाइजर, केमिकल में पैसे लगा सकते थे, वहां पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा दिखा। सिमिलरली व्हाइट रेवोल्यूशन का फायदा दिखा उन एरियाज में, उन स्टेट्स में जहां पे बहुत सारी गाय बैल बकरियां होती हैं, जैसे कि गुजरात, जैसे कि राजस्थान, लेकिन बाकी स्टेट्स में थोड़ा कम दिखा। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई। हमने ट्राई तो किया लेकिन उसका असर जो है यूनिफॉर्म नहीं रहा। फिर हमारी पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा थी और हमारे पास जॉब्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद 1970s और 80s में, 50s और 60s में ये दोनों रेवोल्यूशन हुए। 70s और 80s में हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की। हमने अपने सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान दिया। हमने टाटास, बिरलास को प्रमोट करना शुरू किया। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ने भी जॉब्स क्रिएट की और प्राइवेट जॉब्स भी क्रिएट हुई। अब वहां पे प्रॉब्लम ये आई कि हमारे इंडिया में जो स्किल थी वो लोगों के पास नहीं थी। लोगों के पास एक ही स्किल थी, खेती करना, और खेती करने के लिए उनके पास लैंड था नहीं। तो वो लोग फैक्ट्रीज में भी एम्प्लॉय नहीं हो पाए। पहली बात तो जॉब्स की कमी थी, तो सारे लोगों को जॉब्स मिली नहीं, और जिन लोगों को नहीं मिली वो वाले लोग थे जिनके पास बाकी कोई स्किल नहीं थी। फिर हमने क्या देखा कि उन लोगों ने और जॉब्स करना शुरू किया। तब हमें कल्चर देखने को मिला इंडिया में, वड़ा पाव की रेडी लगा लो, गोलगप्पे का ठेला लगा लो, केले बेच लो, अमरूद बेच लो, रिक्शा पुलर बन जाओ। ये वाली जो जॉब्स है इंडिया में कब आई? जब लोगों के पास खेती के लिए कोई भी लैंड नहीं था और उनको इंडस्ट्रीज में भी जॉब नहीं मिल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल की लैक की वजह से। तो उन्होंने खुद की ठेले और रेडियां लगाना शुरू किया। अब इससे उन्हें जॉब तो मिली, मेहनत वो एक आम इंसान से ज्यादा करते हैं, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, कड़े धूप में केले बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, लेकिन उनको इनकम फिर भी कम मिलती है। तो गरीबी के चक्रव्यूह से तो वो निकल ही नहीं पाए, है ना, स्मॉल इनकम। नाउ उसके बाद इनकम इनइक्वालिटीज। आपको पता है जो काम हमारे देश में लोग करते हैं ना, वो देश के बाहर जाओगे ना वो आपको काम ही नहीं मिलेगा। आप जो यहाँ बैठ के ब्लिंकिट और स्विगी कर लेते हो ना, बाहर देश में ऐसा कुछ है ही नहीं। एक आधा ऐप होती है, वो भी 40-40 मिनट, एक घंटा लेती है खाना लाने में। तो हमारे देश में लेबर इतना चीप है बच्चा कि हम उस लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप बाहर जाके एक नैनी लोगे ना बच्चा पालने के लिए, क्योंकि दोनों माँ बाप जो है काम कर रहे हैं, तो वो नैनी 60,000 70,000 इंडियन रुपीज लेगी कम से कम, राइट। हमारे इंडिया में हम 5-6 हजार में एक नैनी रख लेते हैं, गांव से पकड़ के ले आते हैं, 800-1000 में भी रख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे लेबर है चीप। तो उसी चीप लेबर की वजह से लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। देन वी हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कुछ लोग हैं जिनके पास इतना सारा लैंड है भैया कि पूरे गांव के गांव उन्हीं के हैं, और कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा सा भी लैंड नहीं है, तो उन्हें बाकी लोगों के लैंड पे काम करना पड़ता है, लैंडलेस लेबर की तरह काम करना पड़ता है। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देन इस सब को ध्यान में देते हुए भी, इस सब के बावजूद भी एक और पॉइंट था, रुको मैंने यहां पे लिखा नहीं है। द पॉइंट इज, हाँ ये है ना बात, सोशियो इकोनॉमिक। इस सब के
ऊपर से हमारा देश इस तरीके का बिल्ट है कि हम लड़की की पढ़ाई पे पैसा नहीं लगाएंगे लेकिन शादी के लिए दहेज जरूर इकट्ठा करेंगे। तो गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों की शादी पे जिंदगी भर की पूरी कमाई या फिर कर्जा लेके पैसा लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सही जगहों पे हम पैसा नहीं लगाते। तो हमारी सोसाइटी की, हमारी इकोनॉमी की कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे पल्ले तो पड़ने रहे, हमारे काम नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी सदियों से चले जा रहे हैं। जैसे लोगों को तीर्थ करना होता है, हज करना होता है, उसमें वो बहुत पैसे लगा लेते हैं, उसके लिए पैसे जोड़ते हैं क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी हुई है उस चीज से। गलत कुछ नहीं उसमें, लेकिन गलत ये जरूर है कि आप उन चीजों पे पैसा नहीं लगा रहे हो जो आपको गरीबी के चक्रव्यूह से निकाल सकती हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग एंड दैट इज व्हाई वी आर अ पुअर डेवलपिंग नेशंस। नाउ इस पे हमने किया है क्या कुछ एज अ कंट्री? हमने कुछ किया है डेफिनेटली। सरकार कोई भी रही हो, लेकिन हमने गरीबी पे काम करने की पूरी कोशिश की है। एंटी पावर्टी प्लान चलाए हैं हमने, और हमारे एंटी पावर्टी यानी कि गरीबी हटाओ प्रोग्राम जो है वो 2 चीजों पे बेस्ड होते हैं। पहला पॉइंट, हम इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं कि कंट्री में ज्यादा पैसा जनरेट हो, कंट्री में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। जब ज्यादा पैसा जनरेट होगा तो उसका शायद डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा गरीब लोगों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। ज्यादा स्कूल्स होंगे, ज्यादा कॉलेजेस होंगे, ज्यादा अच्छी सड़कें होंगी, ज्यादा अच्छे खेती के लिए आउटपुट्स अवेलेबल होंगे, मशीनें अवेलेबल होंगी, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन गरीब लोगों पे उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट टारगेट करने के लिए कि गरीब लोगों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़े एंटी पावर्टी प्रोग्राम का, उसके लिए हम सेकंड पॉइंट पे भी ध्यान देते हैं। हम एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाते हैं जो टारगेट ऑडियंस के लिए होते हैं। हम देखते हैं कि कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं और उन वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एग्जैक्टली स्पेसिफिकली एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा की प्रॉब्लम है। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में बना था, रीनेम हुआ था एक्चुअली, चल पहले से रहा था पर 2005 मान लो, 2005 में बना था। इसमें हमने क्या किया था कि इंडिया भर के गांवों में हमने 100 दिन का गारंटी काम प्रोवाइड किया था, आदमियों औरतों चाहे जो भी हो, ठीक है। हमने अडल्ट पॉपुलेशन को 100 दिन का मेहनताना दिया था, और इससे हमारा लॉजिक क्या था कि एटलीस्ट 100 दिन का काम मिल जाएगा तो 365 दिन, साल के जो 365 डेज होते हैं, उसकी गरीबी मिट जाएगी। अब इसमें हमने कोटा भी दिया था, हमने 1/3 सीट्स जो है औरतों के लिए रिजर्व की थी। ऐसे ही कुछ सीट्स हमने एससी कम्युनिटी के लिए की थी, ओबीसी के लिए की थी, एससी एसटी ओबीसी और औरतों के लिए, सबके लिए हमने सीट्स रिजर्व की थी कि हमारा जो वल्नरेबल ग्रुप्स है ना, ये एससी एसटी ओबीसी और औरतें, तो इनको भी हम जॉब्स प्रोवाइड करें, स्पेसिफिकली रिजर्वेशन देके जॉब्स प्रोवाइड करें, ताकि वल्नरेबल ग्रुप की टारगेटेड जो हमारी पावर्टी है वो हट सके। अब हमने इस पे, उसके बाद से हमने इस पे कितने लोगों को इम्पैक्ट किया बच्चा? अगर हम काम की बात करें तो हमने 220 करोड़ दिन की एम्प्लॉयमेंट जनरेट की थी। और कितनी फैमिलीज को हमने काम प्रोवाइड किया था? 4.78 करोड़ फैमिलीज को इस एक प्रोग्राम से काम मिल पाया है। उसके बाद कुछ स्टेट्स ने इस प्रोग्राम के बाद, मनरेगा के बाद, अपना जो डेली मेहनताना होता है ना, मिनिमम वेज बोलते हैं। मिनिमम वेज का मतलब होता है कि अगर आप देश में काम करा रहे हो तो आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा एक कैजुअल लेबर को। लेकिन कहने की बात है, कोई मानता नहीं है, कोई लीगल लिटिगेशन नहीं होती है लोगों के ऊपर, तो लोग उस पर भी बार्गेन करते हैं लोगों से कि भैया 160 नहीं 60 रुपए में मान जा, ठीक है। तो लोग बार्गेन हमारे इंडिया में हर जगह करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जो मिनिमम वेज दिया है वो हर स्टेट के लिए डिफर करता है। तो हरियाणा ने क्या किया था, उसे बढ़ा के, मिनिमम वेज को बढ़ा के अपनी स्टेट में 281 रुपीज कर दिया था कि एक दिन में एक कैजुअल लेबर को 281 रुपीज मिलने ही चाहिए। और झारखंड और बिहार ने अपनी स्टेट में बढ़ा के उसे 168 रुपीज कर दिया था। 168 इसके सामने कम है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, तो वहां के लिए इतने पैसे भी ठीक ठाक हैं। सो ये था हमारा मनरेगा बच्चा। उसके बाद एंटी पावर्टी प्रोग्राम में आता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिसे प्यार से PMRY बोलते हैं। 1993 में बना था। इसमें हमने क्या किया था, छोटे शहर, टाउन जिसे बोलते हैं, कस्बे जो होते हैं, और गांव में, इंडिया के गांव में इसे टारगेट किया था। और हमारा इससे मानना था कि हम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, और उनको इस तरीके से हम ट्रेन करें कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए। मतलब उनमें उसे ऐसा कुछ सिखा दें, इस तरीके का कुछ प्रोग्राम बना दें कि वो खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए। जैसे मान लो मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल ली आपने, है ना, या फिर आपने कपड़ा बनाने का एक मिल खोल लिया, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमने ट्रेनिंग करवाई थी लोगों की। सिमिलरली मिलता जुलता एक और प्रोग्राम था, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जेनरेशन प्रोग्राम, जो 2 साल बाद चालू हुआ था 1995 में। इसके अकॉर्डिंग हमारा प्लान था कि 12th 5 ईयर प्लान जो आएगा डेमोक्रेसी का, उसमें हम इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 25 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। 25 लाख तो नहीं हुई, लेकिन हमारा ये सपना जरूर था कि हम 25 लाख जॉब्स क्रिएट करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मिलते जुलते 2 प्रोग्राम 2 सालों के बीच में आए थे, टारगेटिंग द सेम ऑडियंस। देन वी हैव बचा, क्या नाम है इसका,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में बनी थी। इसमें हम क्या करते हैं, गांव की जो पुअर फैमिलीज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कि आप गरीबी से बाहर तभी आएंगे। देखो हम मानते हैं सोसाइटी में, ऐसा पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है कि गरीब लोगों को आप आज पैसा दोगे तो वो आज वो पैसा खत्म कर देंगे, फिर कल फिर से भीख मांगेंगे, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा सिखाओ कि वो अपनी मदद खुद कर सके। तो वही चीज ध्यान में रख के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1999 में हमने ठाना था कि देश की जो गरीब फैमिलीज हैं, देश के गरीब गाँव की, उन्हें हम ट्रेन करेंगे कि वो खुद को मदद कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के। कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि गांव के लोगों को मेंबर बना देते हैं और ये मेंबर्स जो है बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे बैंक काम करता है। देखो बच्चा, गांव में लोगों को लोन इसलिए नहीं मिलता है बैंक से, लोन मिल जाता तो बेस्ट था, खेती की भी आसान हो जाती, बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाती, सब कुछ आसान हो जाता है ना। लेकिन लोन गांव में लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि लोगों के पास ना कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं होता है। गरीबी इतनी है कि संपत्ति उनके पास कोई होती नहीं है और बिना गिरवी रखे जो है लोन देता नहीं है बैंक, क्योंकि बैंक का हमारा रिश्तेदार तो नहीं है ना, उसे नहीं पता कि हम लोन चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे, तो उसे कोई तो सिक्योरिटी चाहिए कि भैया लोन नहीं चुकाया तो इस सामान को बेच के मैं कम से कम अपना पैसा रिकवर करूंगा। तो गाँव में लोन लोगों को मिलता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे मनी लेंडर्स होते हैं, ऐसे ही मतलब साहूकार बोलते हैं उन्हें गाँव में, उनसे पैसा उधार लेते हैं। अब जब बैंक पैसा उधार देता है तो वो एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है 10%, 15%। जब ये लोग पैसा उधार देते हैं ना, मनी लेंडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर वाले, तो ये देते 40%, 45%। 100 रुपए आपने उधार लिए, 145 रुपए अब आपको चुकाने हैं, तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं चुका पा रहे हो, इंटरेस्ट तो आप कैसे ही चुकाओगे, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसी प्रॉब्लम के लिए हमने क्या किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। इसमें लोग क्या होता है, अपनी छोटी मोटी सेविंग्स पुल इन करते हैं और पुल इन करके एक पैसे का गुल्लक सी बन जाती है और उस गुल्लक से उन लोगों को पैसे देते हैं जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और फिर वो थोड़े थोड़े करके ईएमआई के फॉर्म में पैसे जो है वापस करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के। तो जैसे एक बैंक फंक्शन करता है, बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे ईएमआई बोला जाता है, वैसे ही बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप फंक्शन करता है कि आप पैसे इकट्ठे करते हो, 25 रुपए 100 रुपए जो भी है गुल्लक में डालते हो, उस गुल्लक से हर महीने उसे पैसे दिए जाते हैं जिसे उस महीने सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, फिर वो धीरे धीरे करके पैसे चुकाते हैं। तो ये हमने किया था। इसके साथ साथ बैंक को भी बोला यार थोड़ी बहुत अपनी लेंडिंग जो है, थोड़े बहुत लोन्स देना शुरू करो गरीब लोगों को। गवर्नमेंट को भी बोला थोड़ा लोन में थोड़ी सब्सिडी दिखाओ, थोड़ा डिस्काउंट दिखाओ, गरीब लोगों को जब लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा और कम कर दो। तो ये सब कुछ इस प्रोग्राम में हुआ। देन वी हैव प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्राम का मतलब होता है विलेज, ओदय का मतलब होता है उद्धार करना। तो पूरे गांव का उद्धार करने के लिए 2000 में ये बनी थी योजना, जिसमें सेंटर ने क्या ठाना था कि वो स्टेट्स को असिस्ट करेगा। वैसे तो स्टेट का काम है अपनी स्टेट के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लेकिन कभी कभी स्टेट्स के पास इनफ फंड्स नहीं होते हैं, तो सेंटर ने बोला कि हम स्टेट्स तुम्हें मदद करेंगे अपने यहाँ के लोगों को प्राइमरी एजुकेशन देने का, पक्के मकान देने का, अच्छी हेल्थ देने का, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का और ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का। ऑब्वियसली कोशिश की गई थी, कई जगह सक्सेसफुल हुई, कई जगह नहीं हुई। देन वी हैव बच्चा अंत्योदय अन्न योजना। ये आप फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊं तो अंत्योदय अन्न योजना में हम गरीब से गरीब लोग जो होते हैं उनका एक राशन कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन का राशन कार्ड। अंत्योदय अन्न योजना वालों का अलग से भी एक राशन कार्ड आता है जो बहुत गरीब लोग होते हैं, फिर उनको हम जो है बहुत सस्ते दाम पे, ना मात्र 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो टाइप का चावल, आटा, दाल वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि हंगर ना प्रिवेल हो उनकी फैमिलीज में। सो हमने इतने सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बनाए, क्या वो काम किए? द आंसर टू दैट इज कि हमारा जो रिजल्ट आया है उनसे वो काफी मिक्स्ड आया है। मिक्स्ड इसलिए आया बच्चा क्योंकि हमारे देश में भतेरा करप्शन है। हम प्रोग्राम अच्छा बनाते हैं लेकिन प्रोग्राम में बीच में दीमक लगी हुई है लोगों की, जो लोग वो सारा पैसा पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी खाते रहते हैं। दूसरा, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रोग्राम बहुत अच्छा बनता है हमारे देश में, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चलती है ऑन पेपर, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, रियलिटी देखते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है इन प्रोग्राम की अच्छे से। ओवरलैपिंग, अभी आपने देखा 1993 वाला प्रोग्राम भी सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ के लिए था और 1995 वाला भी आपका अनएजुकेटेड यूथ के लिए था, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाई जा रही थी। तो ओवरलैपिंग स्कीम्स बहुत बनती हैं। कई सारी स्कीम्स एक ही टारगेट ऑडियंस के लिए बन जाती हैं और बाकी टारगेट ऑडियंस जो है पीछे छूट जाती है। तो और लेस मॉनिटरिंग, हम स्कीम बना तो देते हैं लेकिन मॉनिटर ही नहीं करते कि अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है, तो वहां पे हम लोग पीछे छूट जाते हैं, इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। तो करंटली हमारा इंडिया जो है इवैल्यूएशन पे थोड़ा ध्यान दे रहा है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली बात तो
हमारी गांव की जो गरीबी है और जो शहर की गरीबी है वो बहुत अलग अलग दिखते हैं। गांव में गरीबी में कास्ट बहुत ज़्यादा दिखती है, शहर की गरीबी में बर्डन बहुत ज़्यादा दिखता है लोगों के ऊपर, क्योंकि सब कुछ महंगा है। बीमारू स्टेट का मतलब बिहार, एमपी, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वाली जो स्टेट्स हैं जो बिल्कुल बॉटम 5 में आती है, वहाँ की जो गरीबी है और बाकी स्टेट्स की जो गरीबी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो ये भी एक चैलेंज है। वल्नरेबल ग्रुप्स, हमारे देश में वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो जेंडर है, चाहे वो रिलीजन है। वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि कैजुअल लेबर अर्बन इंडिया में, लैंडलेस लेबर रूरल इंडिया में, एससीज, एसटीज, विडोज, औरतें, फिजिकली चैलेंज, मेंटली चैलेंज, दीज आर ऑल वल्नरेबल ग्रुप्स। मिनिमम इंस्टेड ऑफ रीजनेबल। ऊपर से हमारी जो डेफिनेशन है इंडिया की पॉवर्टी की, वो इतनी कमजोर डेफिनेशन है कि हम वहां पे बोल रहे हैं कि इस अगर सर्वाइवल जितना खाना तुम नहीं बटोर पा रहे हो तो तुम गरीब हो। क्या सिर्फ सर्वाइव करना है? क्या इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह है कि वो अगर दुनिया में आया तो सिर्फ सर्वाइव करके फिर एक दिन मर जाएगा? नहीं, बल्कि हमें अपनी डेफिनेशन में बदलाव लाना चाहिए और डेफिनेशन बनानी चाहिए कि एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर वो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हो तो तुम गरीब हो, और अगर अच्छी जिंदगी गुजार पा रहे हो तो तुम क्या हो? गरीब नहीं हो। तो हमें अपनी डेफिनेशन ही चेंज करनी चाहिए। जैसे ये डेफिनेशन चेंज करेंगे, देश में जो है गरीब लोगों का नंबर डबल ट्रिपल हो जाएगा, राइट। मूविंग टारगेट। अब प्रॉब्लम ये भी है कि गरीबी जो होती है वो एक मूविंग टारगेट होती है बच्चा। जैसे मान लो तुमने अपने देश के लिए गरीबी मिटाने के लिए, अभी तुम्हारे देश में गरीबी की डेफिनेशन है कि लोगों के पास, सब लोगों के पास खाना होगा ना 3 टाइम का, तो गरीबी हट गई। तुमने जैसे ही 3 टाइम का खाना प्रोवाइड किया, फिर डेफिनेशन बदल जाएगी कि यार साफ पानी होना चाहिए, फिर डेफिनेशन बदल जाएगी। और हर देश के लिए अलग अलग है। जैसे यूएसए में बोल रहे हैं कि हर इंसान के पास गाड़ी होनी चाहिए तभी आप गरीब नहीं हो। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन हमेशा चेंज होती रहती है बदलते जमानों के साथ। तो टारगेट हमारा हमेशा जो है मूव करता रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम गरीबी कॉम्बैट कर सकते हैं। फ्री एजुकेशन हमारे देश में प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, व्हाटएवर कारण, जो भी रीजन रहा हो। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन सिर्फ प्रोवाइड करने से नहीं होगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि गांव गांव में, गली गली में, कुचे कुचे में हर बच्चा जो स्कूल जाने की उम्र का है वो स्कूल जा रहा है या जा रही है। विमेन एम्पावरमेंट, औरतें जो हैं 50% इंडिया, 50% ऑफ द वर्ल्ड आर विमेन, लेकिन फिर भी वो 50% विमेन को हम क्या है, दबा के रखते हैं और चुप करा के रखते हैं, और उनमें गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है। या ऐसा भी देखा जाता है कि देश की औरतें घर में पिट रही होती हैं और चुप रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास पैसे तो है नहीं अकेले जीवन व्यतीत करने के लिए। तो हमें विमेन एम्पावरमेंट लानी पड़ेगी ताकि औरतें जो हैं बोल पाए, वायलेंस को सहे ना चुपचाप रह के, और साथ में वल्नरेबल ग्रुप्स में काउंट ना हो। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ द इंडिया। 50% ऑफ द इंडिया कैन नॉट बी वल्नरेबल, राइट। और अगर है वल्नरेबल तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि देश आगे जाएगा। रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले तो ये करना चाहिए, जो इतना फट के चार हो रखी है हमारी पॉपुलेशन, उसको हमें थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है। पता है, डेटा बोलता था कि 2050 तक हम चाइना को सरपास कर लेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। हमने 2023 में ही करके दिखा दिया। तो हम इतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है कि हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं कम और गरीबी हो रही है ज्यादा। सो वी नीड टू कंट्रोल दैट बच्चा। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। जाने से पहले मैं आपको दूंगी एक और होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर जो है कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा नाम था शुभम पाठक। सब्सक्राइब करेगा, वरना अगली बार आपको लगेगा उसी मैम से पढ़ेंगे जिससे पिछली बार पढ़ा था, एंड यू विल फॉरगेट द चैनल्स नेम और माय नेम। सो प्लीज सब्सक्राइब राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।